नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम छंद पढ़ेंगे। इसमें हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है सभी का। छंद में हम छंद का अर्थ व परिभाषा देखेंगे। इससे पहले हमने जो है अलंकार पढ़े हैं और इसके बाद छंद पढ़ेंगे। छंद में छंद क्या होते हैं ये आप देखेंगे। आपको देखकर अलग ही प्रकरण लग रहा है कि छंद क्या है, तो आप जो दोहे पढ़ते हैं, चौपाइयाँ पढ़ते हैं, वही क्या है, छंद है। यानी उनमें कुछ विशेष नियम होते हैं और उनमें यति गति का कहाँ रुकना है, लय कैसे रखनी है, तुक और कितने चरण होते हैं, इन सब का हमें ध्यान रखना होता है। और आप ये शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं कि विद्यार्थियों की छंद क्या है। छंद दोहे, चौपाई, ये सब छंद है। इसका अर्थ और परिभाषा हम सबसे पहले देखते हैं। साहित्य में कोई भी पद्य रचना गण, यति, गति, लय, संगीत, तुक, चरण, पद, चरण को पाद या पद भी कहते हैं, वर्णों की संख्या, मात्रा गणना आदि विशेष नियमों से युक्त जो होती है उसे छंद कहा जाता है। यानी कि कहने का भाव यह है कि कोई भी काव्य रचना, पद्य रचना जो जिसमें यति गति, गण, मात्रा, वर्ण, तुक, लय ये विशेष नियमों से युक्त हो, ऐसी पद्य रचना छंद कहलाती है। इसमें मात्राओं की गणना की जाती है, वर्णों की संख्या गिनी जाती है और यति यानी ठहरना या रुकना, कहाँ पर कितना रुकना है, इसका भी ध्यान रखा जाता है। इन सबसे युक्त, इन नियमों से, विशेष नियमों से युक्त जो रचना होती है वही छंद कहलाते हैं। जैसे दोहे, चौपाई आप इसमें उदाहरण में लिख सकते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, यानी वेद 4 है जिसमें ऋग्वेद जो है सबसे पहला वेद, उसमें छंद का उल्लेख किया गया है। हम देखते हैं छंद के प्रकार। छंद कितने प्रकार के होते हैं? यह वर्ण और मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। यानी छंद को वर्ण और मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर पहला है वर्णिक छंद, दूसरा है मात्रिक छंद। हमें शब्दों से ही पता चल रहा है वर्णिक क्या है, मात्रिक क्या है। वर्णिक यानी वर्णिक जिसमें वर्णों की गणना की जाए, मात्रिक यानी जिसमें मात्राओं की गणना की जाए। ऐसे छंद हमें शब्द पढ़कर ही पता चल रहा है। वर्णिक छंद जिस पद्य रचना में छंद के नियमों का ध्यान रखते हुए केवल वर्णों की गणना की जाती है। हमें यहाँ पर शब्द से पता चल रहा है कि जिस पद्य रचना में छंद के नियमों का ध्यान रखते हुए वर्णों की गणना की जाती है वह वर्णिक छंद कहलाता है। और मात्रिक छंद जिस पद्य रचना में छंद के नियमों का ध्यान रखते हुए केवल मात्राओं की गणना की जाती है वह मात्रिक छंद कहलाता है। यानी कि छंद जो है इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। या इसके छंद के 2 भेद हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। और जो वर्णिक और मात्रिक छंद है इनके भी 3 उपभेद किए गए हैं। इनको भी 3 भागों में बांट दिया गया है। वर्णिक एवं मात्रिक छंद को भी 3 उपभेदों यानी भागों में बांटा गया है। समछंद, अर्ध समछंद और विषम छंद।
यानी चारों चरणों की मात्राएं या वर्ण समान हो वो समछंद कहलाता है। और जिसमें आपको ध्यान रखना है अर्ध सम में पहले और तीसरे चरण की मात्राएं या वर्ण समान होते हैं तथा दूसरे और चौथे वर्णों या वर्ण या मात्राएं समान होती हैं। विषम छंद जिसमें 4 से अधिक चरण होते हैं और वर्ण और मात्राएं असमान होते हैं तो वहां पर विषम छंद होता है। यानी जो छंद है वर्णिक छंद और मात्रिक छंद उनको भी 3 भागों में बांट दिया गया है। उनके भी 3 उपभेद कर दिए गए हैं जो है पहला है समछंद, अर्ध समछंद और विषम छंद। यानी वर्णों और मात्राओं को गिनते समय जो बराबर हो, सम यानी बराबर, यानी जिन चरणों में मात्राएं व वर्ण बराबर हो वो समछंद है। इसमें समछंद में चौपाई आती है। चौपाई जो है चौपाई के चारों चरण जो होते हैं उनमें मात्राएं समान होती हैं। अर्ध समछंद जो है अर्ध सम यानी अर्ध यानी आधा, जिसमें पहले और तीसरे चरण की मात्रा या वर्ण समान हो और दूसरे और चौथे चरण की मात्रा व वर्ण समान हो तो वह अर्ध समछंद कहलाता है। अर्ध समछंद में दोहा स्वर का आता है। विषम छंद विषम यानी जिसमें मात्रा और वर्ण असमान हो और जिसमें 4 से अधिक चरण होते हैं वो विषम छंद कहलाता है। इसमें छप्पे और कुंडलियां आते हैं। यहाँ पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं छंद में 2 भेद किए। पहला है वर्णिक छंद और दूसरा है मात्रिक छंद। वर्णिक छंद यानी हमें शब्द से भी समझ में आ रहा है। वर्णिक छंद जिसमें वर्णों की गणना की जाती है इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया है। सम वर्णिक छंद, अर्ध सम वर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। मात्रिक छंद को भी 3 भागों में बांट दिया। सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। और जो सम छंद है सम वर्णिक छंद इसको 2 भागों में बांट दिया है। सम में साधारण और दंडक। यहाँ पर भी मात्रिक छंद जो है इसको भी 2 भागों में बांट दिया। मात्रिक छंद में सम को यानी साधारण और दंडक। इसमें हमने परिभाषा में पढ़ा था कि जहाँ पर यति, गति, तुक, चरण, पाद, लय ये मात्राएं वर्ण ये सब विशेष नियमों से युक्त, इन सब विशेष नियमों से युक्त जो पद्य रचना होती है, काव्य रचना होती है वो छंद कहलाता है। तो यहाँ पर यति क्या है, गति क्या है, पाद पद चरण क्या है और इसमें मात्राओं को गिनते समय हमें लघु गुरु का ध्यान रखना होता है। लघु गुरु क्या होता है यह हम देखते हैं। गति, यति, पाद, लघु और गुरु। सबसे पहले हम यति क्या होता है, यानी पद्य का वाचन करते समय, यानी काव्य भाग को पढ़ते समय या पद्य भाग को पढ़ते समय जहाँ पर हमें थोड़ा रुकना होता है, ठहरना होता है, वो यति कहलाता है। गति यानी लय, छंद को पढ़ते समय या काव्य को पद्य को पढ़ते समय जो लय होती है वो गति होती है पढ़ने की। पाद यानी पद या चरण, छंद में जो चरण होते हैं
छंद है उनमें विशेष नियम होते हैं, उनका ध्यान रखा जाता है। यानी कि कोई भी पद्य रचना जो विशेष नियमों से संबद्ध हो या उसे छंद कहते हैं, जिसमें यति, गति, तुक, पद, गण, मात्राओं, वर्णों का विशेष नियम हो, उसे छंद कहा जाता है। इसमें छंद का हम देखते हैं, छंद का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, हमने ये पढ़ा है। और छंद जो है इनको दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है वर्णिक छंद, दूसरा है मात्रिक छंद। वर्णिक छंद जिसमें वर्णों की गणना की जाती है, मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है। यानी हमें शब्दों से ही समझ में आ रहा है, वर्णिक छंद जिसमें वर्णों की गणना की जाती है, मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है। जो वर्णिक छंद और मात्रिक छंद है इनको भी 3 भागों में बांट दिया गया है, यानी 3 उपभेद कर दिए गए हैं वर्णिक छंद और मात्रिक छंद दोनों में। जैसे वर्णिक छंद में है सम, अर्धसम, विषम, यानी समवर्णिक, अर्धसमवर्णिक, विषमवर्णिक। और इसमें भी मात्रिक में भी सम, अर्धसम और विषम 3 भाग कर दिए हैं। फिर सम के 2 भाग कर दिए हैं, साधारण और दंडक। और मात्रिक में भी सम के साधारण और दंडक 2 भाग कर दिए। हम आगे के भाग में समझेंगे कि साधारण और दंडक छंद क्या होते हैं। और यहाँ पर यदि देखते हैं यदि क्या है, तो आपको ये तो समझ में आया कि सम छंद में कौन कौन से छंद आते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं सम छंद, इसमें चौपाई आती है। चौपाई में 4 चरण होते हैं, नाम ही चौपाई है। चारों चरणों की मात्राएं समान होती है, इसलिए इसको सम छंद बोलते हैं। दोहा, सोरठा जो है ये अर्धसम छंद है। दोहे में पहले और तीसरे चरण की मात्रा समान होती है और दूसरे और चौथे चरण की मात्रा समान होती है। सोरठा में भी ऐसे होता है, पहले ये दोहे का उल्टा होता है, इसमें पहले और तीसरे चरण की मात्राएं समान होगी और दूसरे और चौथे चरण की मात्रा समान होती है। विषम छंद, इसमें छक्के और कुंडली आती है, ये भी छंद है जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं यदि यानी पद्य भाग का वाचन करते समय जहाँ पर थोड़ा ठहरना या रुकना पड़े उसे यदि कहा जाता है। आप जब कविता पढ़ते हैं या फिर पद्य भाग पढ़ते हैं तो जहाँ पर अल्पविराम चिन्ह आता है, अर्धविराम चिन्ह आता है, कहाँ पर हमें कितना रुकना होता है वही क्या कहलाती है, यदि। यानी पढ़ते समय काव्य भाग को या कविता को पढ़ते समय जहाँ पर हमें थोड़ा रुकना पड़े, विश्राम करना पड़े या ठहरना पड़े वही यदि कहलाती है। गति यानी लय, पढ़ते समय यानी कविता पढ़ते समय या पद्य भाग पढ़ते समय, काव्य पढ़ते समय हमारी पढ़ने की लय क्या है, वो गति है। और पाठ, पद या चरण, यानी कविता में कितने चरण हैं या छंद जो है, जो 4 चरणों की पंक्तियां हैं वो छंद है, तो वो चरण, पंक्तियां चरण कहलाती है। लघु और गुरु यानी ह्रस्व स्वर को लघु स्वर कहा जाता है, इसको खड़ी पाई की तरह लिखा जाता है। और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, यानी जो दीर्घ स्वर होते हैं वो गुरु कहलाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ह्रस्व यानी छोटा, इसमें जो मूल स्वर होते हैं ई, उ, री, ये जो है ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, यानी छोटे स्वर, इसको इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। और जो हिंदी में स्वर 11 होते हैं जिसमें 4
इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है और इनको इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसके अलावा ये जो स्वर बचे हैं दीर्घ यानी बड़ा अर्थात आ, ई, उ, ए, वो, औ, यानी ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं और इनको जो है इस चिन्ह के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर ह्रस्व स्वर यानी लघु स्वर भी बोलते हैं और इनको मूल स्वर भी बोलते हैं। इसमें अ, ई, उ, ई आते हैं और इसको इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। ह्रस्व या लघु स्वर को इनकी एक मात्रा गिनी जाती है। इनकी एक मात्रा गिनी जाती है और